हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आप सभी के लिए एक और नई कहानी पेश है। तो चलिए शुरू करते हैं। माफिया की बेबस दुल्हन। रात के ठीक 12 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी आज होने वाली अनहोनी पर रो रहा हो। शहर के सबसे आलीशान और महफूज माने जाने वाले मैरिज हॉल द रॉयल पैलेस के भीतर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। फर्श पर चारों तरफ खून के धब्बे थे, टूटे हुए कांच के टुकड़े बिखरे थे और वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थमी हुई थी। शादी का वो मंडप, जो कुछ देर पहले तक मंत्रों की गूंज और शहनाइयों की आवाज से महक रहा था, अब शमशान जैसी खामोशी में डूब चुका था। मंडप के ठीक बीचों बीच बेहोश पड़ी थी आरू। लाल रंग के भारी भरकम जोड़े में लिपटी आरू किसी संगमरमर की मूरत जैसी लग रही थी। उसके चेहरे पर फैली बेबसी और आंखों से बहकर सूखे आंसू उसकी लाचारी की कहानी बयां कर रहे थे। वो पूरी तरह बेसुध थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उसके ठीक सामने खड़ा था। और उसके सामने खड़ा था वो शख्स जिसके नाम से ही पूरा अंडरवर्ल्ड कांपता था। विक्रम वर्धन। विक्रम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद और क्रूरता थी। उसके काले सूट पर खून के ताजे छींटे लगे हुए थे। दाहिने हाथ में पकड़ी हुई पिस्तौल से अब भी हल्का सा धुआं निकल रहा था। विक्रम ने अपनी गहरी, डरावनी और रोबीली आवाज में वहां खड़े पंडित की तरफ देखा, जो डर के मारे थर-थर कांप रहा था। मंत्र पढ़ना शुरू करो, विक्रम की आवाज हॉल में गूंजी। पंडित के हाथ से पूजा की थाली छूटने ही वाली थी कि विक्रम के एक बॉडीगार्ड ने उसे संभाल लिया। पंडित ने कांपते हुए कहा, लेकिन मालिक, दुल्हन तो बेहोश है और दूल्हा। पंडित की नजर पास ही जमीन पर तड़प रहे उस अमीर घराने के लड़के पर पड़ी, जिससे आरू की शादी होने वाली थी। विक्रम के आदमियों ने उसे अधमरा करके एक कोने में फेंक दिया था। विक्रम एक कदम आगे बढ़ा। उसने अपनी जेब से सिंदूर की एक डिब्बी निकाली। उसने आरू के पास घुटनों के बल बैठकर बिना किसी हिचकिचाहट के अपने खून से सने हाथों से आरू की मांग में वो सिंदूर भर दिया। मुझे ये लड़की चाहिए, अपनी पत्नी के रूप में, विक्रम ने बुलंद आवाज में कहा। और वहां खड़े हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। आज से और अभी से आरू सिर्फ विक्रम वर्धन की है। किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश की तो उसका अंजाम इस शहर की नदियां भी नहीं भूल पाएंगी। विक्रम ने बिना वक्त गंवाए आरू को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। आरू का सिर उसके चौड़े सीने पर टिक गया। विक्रम के भारी कदम मंडप से बाहर की तरफ बढ़ने लगे। उसके पीछे उसके दर्जनों हथियारों से लैस बॉडीगार्ड्स का काफिला था। हॉल में मौजूद आरू के रोते बिलखते घरवाले सिर्फ बेबसी से देखते रह गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो विक्रम वर्धन का रास्ता रोक सके। माफिया की दुल्हन बनना आरू की किस्मत में लिखा जा चुका था, या फिर ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा होने वाली थी। इसका फैसला होना अभी बाकी था। काले रंग की बुलेट प्रूफ एसयूवी गाड़ी रात के अंधेरे को चीरती हुई शहर से दूर एक पहाड़ पर बने विशालकाय मैंशन की तरफ बढ़ रही थी। ये विक्रम वर्धन का गढ़ था, द वर्धन एस्टेट। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, कंटीले तार और हर कोने पर मुस्तैद सुरक्षा कर्मी। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। गाड़ी आकर रुकी। विक्रम आरू को गोद में लिए हुए गाड़ी से उतरा और सीधे अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। उसने बेहद शालीनता से, लेकिन एक अजीब से हक के साथ आरू को किंग साइज बेड पर लेटा दिया। उसने आरू के चेहरे पर आ रही बालों की लट को धीरे से पीछे किया। उस सख्त बेरहम माफिया के चेहरे पर एक पल के लिए
एक अलग ही चमक देखी जा सकती थी। तुम मुझसे भाग नहीं सकती आरू। बहुत वक्त इंतजार किया है मैंने इस दिन का, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बाहर से लॉक करने की आवाज आई। करीब 2 घंटे बाद आरू की पलकें भारी होने लगी। दवा के असर से उसका सिर बुरी तरह फट रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। चारों तरफ का नजारा बिल्कुल अजनबी था। दीवारों पर गहरे रंग के पेंट थे। कमरे का फर्नीचर बेहद कीमती और आलीशान था, लेकिन उसमें एक खौफनाक एहसास था। जैसे ही उसे होश आया, मंडप की सारी बातें उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधी। विक्रम का आना, गोलियों की आवाज, उसके मंगेतर की चीखें और विक्रम का वो खूनी हाथ जो उसकी मांग की तरफ बढ़ रहा था। आरू झटके से उठकर बैठी। उसने अपने सिर को छुआ। उसकी उंगलियों पर सूखा हुआ सिंदूर लग गया। वह सहम गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह रो पड़ी। उसने तुरंत बिस्तर से उतरकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। उसने हैंडल को जोर जोर से हिलाया, लेकिन दरवाजा लॉक था। बचाओ, कोई है, मुझे बाहर निकालो। वे दरवाजे को पीटने लगी। उसकी आवाज खाली कमरे में गूंजकर रह गई। तभी अचानक दरवाजे का लॉक खुला। आरू डरकर 2 कदम पीछे हट गई। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था विक्रम। उसने अपना खूनी कोट उतार दिया था और अब वो सफेद शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में था। उसकी शर्ट की आस्तीनें कोहनी तक मुड़ी हुई थी। उसके हाथ में सूप का एक कटोरा था। आरू उसे देखते ही गुस्से और डर के मारे कांपने लगी। तुम तुम कौन हो? तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है? मुझे मेरे घर जाना है। मेरी शादी तुम्हारी शादी हो चुकी है आरू। विक्रम ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए बेहद शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा। उसने सूप का कटोरा पास की टेबल पर रखा। और तुम अपने घर पर ही हो। ये आज से तुम्हारा घर है। ये मेरा घर नहीं है। तुम एक दरिंदे हो। तुमने मेरी शादी तोड़ी, मेरे परिवार को डराया। मैं तुम्हें कभी अपना पति नहीं मानूंगी। आरू चिल्लाई। उसकी आंखों से गुस्से के आंसू बह रहे थे। विक्रम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान उभरी। वे आरू की तरफ बढ़ने लगा। आरू पीछे हटने लगी, जब तक कि उसकी पीठ दीवार से नहीं टिक गई। विक्रम उसके बिल्कुल करीब आ गया। दोनों के बीच चंद इंच का फासला था। आरू उसकी तेज सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। विक्रम ने अपना हाथ उठाया और दीवार पर आरू के सिर के ठीक बगल में रख दिया, जिससे वो पूरी तरह उसके शिकंजे में आ गई। मानना तो पड़ेगा आरू, विक्रम ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जहां सिर्फ और सिर्फ जिद थी। विक्रम वर्धन जिस चीज पर हाथ रख देता है वो उसकी हो जाती है। और तुम तो मेरी वो ख्वाहिश हो जिसे मैंने सालों से पाला है। मैं कोई चीज नहीं हूँ। आरू ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे ढकेलने की कोशिश की, लेकिन विक्रम अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसकी बॉडी किसी चट्टान जैसी सख्त थी। मुझे पता है तुम क्या हो। विक्रम ने उसके कांपते हुए हाथों को अपने एक बड़े हाथ में जकड़ लिया। तुम मेरी पत्नी हो और इस सच को जितनी जल्दी मान लोगी, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए उतना ही अच्छा होगा। परिवार सब सुनते ही आरू के होश उड़ गए। उसने सहमी हुई आवाज में पूछा, तुमने तुमने मेरे मम्मी पापा को कुछ किया तो नहीं? प्लीज उन्हें छोड़ दो। मेरी गलती क्या है? विक्रम ने उसके हाथ को धीरे से छोड़ा और पीछे मुड़ गया। उन्हें कुछ नहीं होगा जब तक तुम यहाँ तमीज से रहोगी। अगर तुमने यहाँ से भागने की या खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारे पिता का बिजनेस और उनकी जान दोनों को तबाह करने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। आरू निढाल होकर फर्श पर बैठ गई। उसकी किस्मत ने कैसा मोड़ लिया था। सुबह तक वो अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का सपना देख रही थी और रात होते होते वो इस
शहर के सबसे बड़े माफिया की कैदी बन चुकी थी। एक ऐसी शादी के बंधन में बंध चुकी थी जिसका कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। विक्रम दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन रुककर उसने पीछे देखा। सूप पी लेना। मुझे मेरी पत्नी कमजोर पसंद नहीं है। कल सुबह तुमसे नीचे डाइनिंग टेबल पर मिलूंगा। वक्त पर आ जाना। मुझे देर करना पसंद नहीं। दरवाजा फिर से बंद हो गया और आरू उस आलीशान कमरे के अंधेरे में अकेली रह गई। खिड़की के बाहर अब भी बिजली कड़क रही थी, जो आरू के आने वाले कल की गवाही दे रही थी। क्या आरू इस नर्क से कभी निकल पाएगी, या फिर विक्रम की ये बेइंतहा इश्क वाली जिद आरू की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। कहानी के इस मोड़ पर आरू की किस्मत का सबसे खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। लंदन की ठंडी हवाएं भी उस कमरे के भीतर की गर्माहट को कम नहीं कर पा रही थी। आरू ने रात रोते रोते काटी। सुबह की पहली किरण जब आलीशान कमरे के बड़े से कांच के झरोखे से छनकर अंदर आई तो उसकी आंखें सूजी हुई थी और लाल जोड़ा जगह जगह से क्रैश हो चुका था। उसने कमरे में लगी बड़े से आईने में खुद को देखा। मांग में लगा वो सूखा सुकून और सिंदूर का मिश्रण उसे बार बार याद दिला रहा था कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। ठीक सुबह के 7 बजे दरवाजे पर 2 नोक हुए। आरू सहम कर खड़ी हो गई। दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र की औरत जिसने सलीके से यूनिफॉर्म पहनी हुई थी कमरे के भीतर आई। उसके पीछे 2 और लड़कियां थी जिनके हाथों में नए और महंगे कपड़े से भरे बॉक्स थे। नमस्ते छोटी मालकिन, मेरा नाम सुमित्रा है। बड़े साहब ने आपके लिए कपड़े भिजवाए हैं और कहा है कि आप आधे घंटे में तैयार होकर नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंच जाइए। सुमित्रा ने बेहद अदब से सिर झुकाकर कहा, मुझे नहीं चाहिए ये कपड़े और मैं किसी डाइनिंग हॉल में नहीं आ रही। अपने साहब से कहो कि मुझे जाने दे, आरू ने चीखते हुए कहा। सुमित्रा ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आरू के लिए हमदर्दी थी, लेकिन आवाज में डर भी था। मालकिन, बड़े साहब का हुक्म ना मानना इस घर में किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। आपके ना आने पर वो क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। प्लीज जिद मत कीजिए। सुमित्रा की बात सुनकर आरू के जहन में कल रात विक्रम की दी हुई धमकी गूंज गई। तुम्हारे पिता का बिजनेस और उनकी जान। आरू के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने भारी मन से उन कपड़ों को देखा। वो पेस्टल पिंक कलर का एक बेहद खूबसूरत और महंगा सूट था। आधे घंटे बाद आरू तैयार होकर सुमित्रा के पीछे पीछे भारी कदमों से नीचे उतरी। वर्धन एस्टेट का इंटीरियर किसी महल से कम नहीं था, लेकिन हर कोने पर खड़े हथियारों से लेस गार्ड्स ये याद दिला रहे थे कि ये सोने का पिंजरा है। जैसे ही आरू डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई, उसकी नजर विशाल डाइनिंग टेबल के हेड पर बैठे विक्रम पर पड़ी। विक्रम ब्लैक सिल्क शर्ट पहने अखबार पढ़ रहा था और पास ही ब्लैक कॉफी का मग रखा था। सुबह की रोशनी में उसकी शातिर और खूबसूरत चेहरा और भी गंभीर लग रहा था। आरू को देखकर विक्रम ने अखबार साइड में रखा। उसकी नजरें आरू के चेहरे पर टिक गई। पिंक सूट में आरू बिना किसी मेकअप के भी बला की खूबसूरत लग रही थी। हालांकि उसकी आंखों का डर छिपा ही नहीं छिप रहा था। बैठो, विक्रम ने अपनी भारी आवाज में सामने की कुर्सी की तरफ इशारा किया। आरू बिना कुछ बोले दूर वाली कुर्सी पर बैठने लगी तो विक्रम की आवाज थोड़ी सख्त हो गई। मैंने कहा यहाँ बैठो, मेरे पास। आरू का दिल तेजी से धड़का। वो डरते हुए विक्रम की ठीक बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई। सुमित्रा ने तुरंत आरू की प्लेट में नाश्ता परोसना शुरू किया, लेकिन आरू ने चम्मच को हाथ तक नहीं लगाया। वो बस अपनी उंगलियों को आपस में भींचे रही थी। खाना शुरू करो आरू, कल रात भी तुमने सूप नहीं पिया था। विक्रम ने कॉफी का घूंट लेते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है।
मुझे मेरे माता पिता से बात करनी है। बस एक बार मुझे देखना है कि वो ठीक है या नहीं। आरू ने हिम्मत जुटाकर विक्रम की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज में इस बार मिन्नत थी। विक्रम ने अपना कॉफी मग रखा और आरू की तरफ थोड़ा झुका। बातचीत शर्तों पर होती है आरू, और इस वक्त तुम किसी शर्त रखने की हैसियत में नहीं हो। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? किसी की जिंदगी को इस तरह बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलता है? आरू का गुस्सा फिर से भड़क उठा। तुमने मुझसे शादी सिर्फ अपनी सनक के लिए की थी। तुम मुझे प्यार नहीं करते। ये सिर्फ तुम्हारा पागलपन है। प्यार शब्द सुनते ही विक्रम की आंखों में एक अजीब सी तलखी आ गई। उसने अचानक आरू की कलाई को अपनी मजबूत उंगलियों में दबोच लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि आरू के मुंह से एक सिसकी निकल गई। इस पागलपन कहो, जिद कहो या सनक, लेकिन अब तुम मेरी पत्नी हो। विक्रम ने आरू के चेहरे के करीब आकर चबाते हुए कहा। और रही बात तुम्हारे माता पिता की, तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर तुमने एक भी निवाला खाने से मना किया, तो अगले ही पल तुम्हारे पिता की कंपनी के शेयर बाजार में जीरो हो जाएंगे। अब चुनो, खाना खाओगी या अपने बाप की बर्बादी देखोगी? आरू ने विक्रम की आंखों में देखा। वहां कोई मजाक नहीं था, सिर्फ एक खतरनाक सच था। उसने कांपते हाथों से फोर्क उठाया और एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाला। उसके आंसू चुपचाप उसकी प्लेट में गिर रहे थे। विक्रम ने उसकी कलाई छोड़ी और उसके चेहरे से आंसू को अपने अंगूठे से पोंछा। उसका ये अचानक से बदला हुआ नरम बर्ताव आरू को और ज्यादा डरा रहा था। गुडगढ़, मुझे जिद्दी लोग पसंद है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक उनकी जिद मेरी जिद से ना टकराए। तभी विक्रम का राइट हैंड और उसका सबसे भरोसेमंद आदमी राघव तेजी से हॉल में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर तनाव था। उसने विक्रम के पास झुककर धीरे से कहा, भाई, वो सिंघानिया का आदमी पकड़ा गया है। वही जिसने कल रात मैरिज हॉल में आरू मैडम के मंगेतर के साथ मिलकर आपके खिलाफ जाल बिछाया था। ये सुनते ही विक्रम की आंखें लाल हो गई। उसने आरू की तरफ देखा, जो राघव की बात सुनकर चौंक गई थी। उसे बेसमेंट में ले जाओ, मैं अभी आता हूँ, विक्रम ने खड़े होते हुए कहा। उसने अपनी गन को अपनी कमर में खोसा और आरू की तरफ देखकर कहा, अपना नाश्ता खत्म करो, मैं जरा एक पुराना हिसाब चुकता करके आता हूँ। विक्रम के जाने के बाद आरू का दिल जोर से धड़कने लगा। सिंघानिया का आदमी, मंगेतर का जाल, उसका क्या मतलब था? क्या उसकी शादी के पीछे कोई ऐसा खेल चल रहा था जिससे वो खुद बेखबर थी? आरू को एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक माफिया की कैद में नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़े और खतरनाक दलदल के बीच में फंस चुकी है। विक्रम के डाइनिंग हॉल से बाहर निकलते ही आरू के दिमाग में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। राघव ने जिस जाल का जिक्र किया था, उसका क्या मतलब था? क्या राहुल, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, किसी गलत काम में शामिल था, या फिर विक्रम सिर्फ अपनी दरिंदगी को सही ठहराने के लिए कोई नया बहाना बना रहा था? आरू इन सवालों के जवाब जानना चाहती थी। उसने अपनी प्लेट को एक तरफ खिसकाया और चुपके से डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गई। स्टेट का ये हिस्सा बिल्कुल सुनसान था। सुमित्रा और बाकी नौकर किचन की तरफ थे। आरू दबे पांव उस गलियारे की तरफ बढ़ी जहां से विक्रम और राघव गए थे। आगे जाकर सीढ़ियां नीचे बेसमेंट की तरफ मुड़ रही थी, जहां से आ रही ठंडी और घुटन भरी हवा आरू के जिस्म में सिरहन पैदा कर रही थी। जैसे ही वो नीचे पहुंची, उसे भारी लोहे के दरवाजे के पीछे से किसी के करहाने और गिड़गिड़ाने की आवाज सुनाई दी।
प्लीज विक्रम भाई, मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं पता था कि वो लड़की आपके दिल के इतने करीब है। मुझे तो बस सिंघानिया ने के राहुल के साथ मिलकर आपको जाल में फंसाने के लिए भेजा था। एक आदमी दर्द से चीख रहा था। आरू ने दरवाजे की दरार से अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उसका खून जम गया। एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था। उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसके सामने विक्रम खड़ा था, जिसके हाथ में चमड़े का एक हंटर था। विक्रम के चेहरे पर खौफनाक शांति थी, जो उसके गुस्से से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। राहुल ने क्या डील की थी सिंघानिया से? विक्रम की आवाज इतनी ठंडी थी कि बेसमेंट का तापमान और गिर गया। राहुल ने आरू से शादी का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो आपके इलाके की सिक्योरिटी के कोड्स चुरा सके। सिंघानिया जानता था कि आप आरू पर नजर रखते हैं। वो आरू को मोहरा बनाकर आपको मारना चाहता था। उस आदमी ने हाँफते हुए पूरा सच उगल दिया। ये सुनते ही आरू के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल, जिससे वो प्यार करती थी, जिसके साथ वो जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी, वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। वो किसी माफिया वॉर का हिस्सा थी और उसे इस बात की भनक तक नहीं थी। आरू का सिर चकराने लगा। उसने अनजाने में पीछे कदम बढ़ाया और उसका पैर वहां रखे एक खाली कंटेनर से टकरा गया। खट। शांत बेसमेंट में वो आवाज गूंज उठी। विक्रम की चिल जैसी नजरें तुरंत दरवाजे की तरफ घूमी। कौन है वहां? उसने दहाड़ते हुए गन निकाली। आरू डर के मारे पलटकर ऊपर की तरफ भागी, लेकिन वे घबराहट की वजह से वे सीढ़ियों पर ही लड़खड़ाकर गिर गई। इससे पहले कि वो उठ पाती, एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई को जकड़ लिया और उसे झटके से खड़ा कर दिया। सामने विक्रम खड़ा था। उसकी आंखों में छुपा गुस्सा अब पूरी तरह बाहर आ चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ नीचे आने की? आरू के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन इस बार वो सिर्फ डर के नहीं बल्कि धोखे के आंसू थे। उसने विक्रम का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाई, क्या वो सच कह रहा था? क्या राहुल मुझसे प्यार नहीं करता था? क्या मैं सिर्फ एक मोहरा थी? विक्रम ने उसकी तड़प को देखा। उसकी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे एक अजीब सी गंभीरता में बदल गया। उसने आरू को अपनी बाहों में खींच लिया। इस बार उसकी पकड़ में क्रूरता नहीं बल्कि एक अजीब सी हिफाजत थी। मैंने तुमसे कहा था आरू, तुम इस दुनिया के लिए बहुत मासूम हो। विक्रम ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा। राहुल एक बिक चुका था। अगर कल रात में तुम्हें वहां से नहीं उठाता तो आज तुम जिंदा नहीं होती। सिंघानिया तुम्हें मारकर लाश मेरे दरवाजे पर फेंकने वाला था। आरू का दिल टूटकर बिखर चुका था। एक तरफ वो शख्स था जिस पर उसने भरोसा किया और वो कातिल निकला, और दूसरी तरफ ये खूंखार माफिया था जिसने उसकी जिंदगी नरक बना दी थी, लेकिन शायद उसकी जान भी बचाई थी। तो तुमने मुझे बचाया? आरू ने सुबकते हुए उसकी आंखों में देखा। या फिर अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए मुझे अपने पास कैद कर लिया? विक्रम ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच लिया। उसकी उंगलियों का स्पर्श आरू के सिहरते बदन को शांत करने लगा। विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के सच स्वीकार किया। तुम्हें बचाना मेरा फर्ज था, क्योंकि तुम मेरी अमानत हो और तुम्हें यहाँ रखना मेरी जरूरत है। क्योंकि विक्रम वर्धन अपनी सबसे कीमती चीज को कभी खुद से दूर नहीं होने देता। आरू ने खुद को उसके चुंगल से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उसे और कसकर पकड़ लिया। उसने आरू को अपनी गोद में उठाया और बेसमेंट से बाहर ले आया। इस बार आरू ने कोई विरोध नहीं किया। वो बस उसके सीने से लगकर रोती रही। उसकी दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी।
और अब इस नई खौफनाक दुनिया में विक्रम ही उसका एकमात्र सच बचा था। जब विक्रम उसे वापस उसके कमरे में लेकर आया तो उसने आरू को बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने आरू के हाथ को अपने हाथ में लिया, जहां कल रात की चोट का हल्का निशान था। आज के बाद तुम इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखोगी जब तक मैं तुम्हारे साथ ना हूँ। विक्रम ने हुक्म सुनाया, लेकिन उसकी आवाज में इस बार एक अलग ही हक था। बाहर जंग छिड़ चुकी है आरू। सिंघानिया को पता चल गया है कि तुम मेरे पास हो और वो तुम्हें चोट पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। लेकिन जब तक तुम मेरे साये में हो, मौत भी तुम्हें छू नहीं सकती। आरू ने खिड़की के बाहर देखा, जहां काले बादल छा रहे थे। उसे एहसास हो गया था कि वो एक ऐसे पिंजरे में बंद हो चुकी है, जिसके दरवाजे शायद अब कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन क्या वो विक्रम के इस हिंसक इश्क को कभी अपना पाएगी, या फिर सिंघानिया की अगली चाल इस वर्धन स्टेट की दीवारों को हिलाकर रख देगी? तो ये जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे।